तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन वनडे को लेकर। पिछले जो टॉपिक्स रहे हैं जिसमें आपने ग्राफ थ्योरी और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे बहुत अच्छे से उसके बारे में सीखा। कितने टाइप के हमारे पास में ग्राफ बन सकते हैं और एग्जामिनर कैसे घुमाकर उन क्वेश्चंस को हमारे सामने पेश कर सकता है। चाहे आप लोगों ने जो फेमिलियर आप लोग थे कि वीटी ग्राफ से आप सभी को पता है चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैंने कुछ ट्विस्ट डाला था पिछले क्वेश्चंस के अंदर में और मैंने ग्राफ जो था वो ए एक्स के टर्म में बनाया था या फिर मैंने वी एक्स के टर्म में बनाकर आप लोगों को आए हुए एग्जाम्स के अंदर में कुछ अच्छे क्वेश्चन वहां पर आप लोगों से सोल्व करवाए थे। साथ ही साथ आप लोगों ने एक रिलेशन भी मैंने बताया था कि एक मास्टर रिलेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, किसके बीच में, ए के बीच में, वी के बीच में और एक्स के बीच में। ये तीनों के बीच में एक रिलेशन आपने डिजाइन किया, दैट इज एक्सेलेरेशन v इंटू में डी एक्स बाई डीवी बाई डी एक्स। ये रिलेशन आपको मैंने कहा था कि इसको हमेशा याद रखेंगे, बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही आपको एक जानकारी और भी दी थी कि एक्सेलेरेशन की आपको एक इमेज आज ही डेवलप कर लेनी है, क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन की इमेज डेवलप नहीं हुई, क्लियर कट इमेज आपके दिमाग के अंदर में डेवलप नहीं हुई, तो आप आगे के चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्यों? रीजन बीइंग, क्या चाहे मेरे पास में एनएलएम हो या फिर अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा या फिर आप लोगों को मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा या कोई भी जब चैप्टर पढ़ेंगे, हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर होगा तो हर एक के अंदर में मुझे एक्सेलेरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। एक्सेलेरेशन की एक इमेज डेवलप कर लो भैया आज ही कि एक्सेलेरेशन का मतलब चेंजिंग वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर में एक चेंज आएगा, तभी हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर में क्या क्या एक्सेलेरेशन आ गया। पिछली क्लास के अंदर में भी बहुत अच्छे से मैंने इसको आपके साथ में डिस्कस किया और आपको याद करवाने की, समझाने की इसके अंदर में कोशिश करिए। अच्छा, आज की जो क्लास रहेगी इसके अंदर में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में रिलेटिव मोशन को लेकर। देखिए रिलेटिव मोशन जो है ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर में जो चीजें है ना उनकी कैलकुलेशंस को इजी बना देता है। कैसे बनाता है? कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मुझे दो गाड़ियां हैं, एक C1 कार है, एक मेरे पास में C2 कार है, दोनों मूव कर रही है, मुझे इनके बीच में कैलकुलेशंस करनी है। तो जब आप दो कार यहां पर कंसीडर करते हैं, मान लो मैं एक पहला एग्जांपल यहां से उठाता हूं कि पहली वाली जो है वो रेस्ट में है और दूसरी वाली मेरे पास में किस में है, मोशन के अंदर में, यानी कि मूव कर रही है। तो आप इजीली इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कुछ भी आप इसका डिफाइन कर सकते हैं। या फिर ये मेरे पास में रेस्ट में आ जाए और ये मेरे पास में मोशन में आ जाए, तो दोनों के बीच में आप कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं। पीछे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से किए थे कि रेफरेंस पॉइंट को मानकर हमने चीजों को एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास में कार 1 वो भी मूव कर रही है, यानी कि वो भी मोशन में है, और कार 2 जो है मेरे पास में वो भी अपने मोशन के अंदर में है, तब आप कैसे इनकी कैलकुलेशन करते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? रिलेटिव मोशन की। क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन को मैंने समझाया था कि इस तरह के मोशंस को हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल बोलते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर में मुझे रिलेटिव मोशन यहां पर पढ़ना है। अच्छा, अगर मैं रिलेटिव मोशन यहां पर पढ़ रहा हूं तो हो सकता है कि मुझे टू डायमेंशनल के अंदर में पढ़ना पड़े। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई। जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को करवा दूंगा तो उससे रिलेटेड हजारों प्रॉब्लम्स इसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको थ्योरी नोट्स मिले हैं या फिर आपको जो पीवाईक्यू मिले हैं, सभी के अंदर में हजारों क्वेश्चंस इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल का जो टू डायमेंशनल, यानी कि मैं प्रोजेक्टाइल के बाद में टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन जब पढ़ाऊंगा तो मुझे इन्हीं का यूज करते हुए आगे मूवमेंट करना है। अब ये जो रिलेटिव मोशन है, इन क्वेश्चंस को मैं चाहूं तो ग्राउंड फ्रेम का यूज करते हुए भी सोल्व कर सकता हूं, लेकिन यानी कि दोनों को मोशन में रखते हुए भी मैं सोल्व कर सकता हूं। लेकिन मेरे लिए जो चीजें है ना, यानी कि इनको सोल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस के लिए मुझे किस फ्रेम का यूज करना चाहिए? रिलेटिव मोशन फ्रेम का यूज करना चाहिए। यानी कि आप एक क्लियर कट इमेज बना लो कि जब भी मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स, ये की पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, यानी कि इस जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसका की पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लो कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर मेरे पास में क्या कर रही है, मोशन में है या फिर मूव कर रही है, तो मुझे इनको सोल्व करने के लिए किस फ्रेम के अंदर में जाना चाहिए? मुझे इनको सोल्व करने के लिए हमेशा किसका यूज करना चाहिए? रिलेटिव मोशन का यूज करना चाहिए। कैसे इनका यूज करते हैं वो सारी चीज मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा। अब इसके लिए मैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का एग्जांपल लेता हूं, सभी उसके अंदर में कवर हो सकते हैं। मेरे पास में टोटल 5 से 6 टाइप इसके अंदर में बन सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बहुत बढ़िया क्वालिटी का, यानी कि टॉप क्वालिटी का जो कहेंगे, जो टॉप मोस्ट इसके अंदर में क्वेश्चन बन सकता है, वो यहां पर उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, समझो इस क्वेश्चन को कि कैसे मैं जो पूरी कहानी आप लोगों को बताइए ना कि मुझे रिलेटिव मोशन की फ्रेम का यूज करना चाहिए, क्या फ्रेम होती है। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मैं दो चीज और बता दूं आप लोगों को कि हमें एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे पास में फ्रेम होती है, रेफरेंस फ्रेम होती है,
उसके ऊपर में कौन डिपेंड नहीं करता है, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर में कौन डिपेंड नहीं करता है। शायद मैंने जब आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेफरेंस फ्रेम पर कौन कौन डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर आपने देखा 3 चीजें मेरी डिपेंड नहीं करती है। सबसे पहली चीज जो हम बार बार कैलकुलेट करेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो टाइम पीरियड है ना, यानी कि कोई भी टाइम है, वो कभी भी मेरे पास में रेफरेंस फ्रेम के ऊपर में डिपेंड नहीं करता। तो हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कुछ भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेटिव मोशन के अंदर में, तो हमेशा और हमेशा उसका फाइंड करना चाहिए मुझे टाइम। अगर टाइम हो गया ना तो समझ लो कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर में। अच्छा, दूसरा मेरे जो होता है कि जो मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो सेपरेशन है या फिर बोल दो आप डिस्टेंस है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। आप रेफरेंस फ्रेम से अगर चेंज कर दो, मान लो मैं पहले यहां पर बैठकर देख रहा था, तब भी ये 5 मीटर की दूरी थी दोनों के बीच में। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर बैठकर देख रहा हूं, तब भी इन दोनों के बीच में क्या होगी, 5 मीटर होगी। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। किससे? रेफरेंस चेंज करने से। यानी कि पहले मैं इस पर बैठा तो भी 5, इस पर बैठा तो भी 5, तो दोनों के बीच में मेरा सेपरेशन सेम रहा है। अच्छा, तीसरा जो होता है मेरे पास में फोर्स होता है। ये फोर्स कौन सा, जो इंडिविजुअल फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो 3 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कौन सी चीज डिपेंड नहीं करती है। तो एक टाइम मेरा डिपेंड नहीं करता है, एक सेपरेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स कभी डिपेंड नहीं करता है, और तीसरा यहाँ पर फोर्स डिपेंड नहीं करता है। बार बार इनका यूज होगा। इस चैप्टर के अंदर में जो हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादातर मुझे जरूरत पड़ती है इस टाइम को लेकर। तो टाइम की कैलकुलेशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना चेंज करना पड़ता है बार बार में। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हम चेंज करेंगे उसका क्वेश्चन के साथ में आपको ज्यादा बेटर नॉलेज मिलेगी। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं भाई, इसके अंदर में मैंने कहा कि एक मेरे पास में कार है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि पीछे पुलिस की कार है, आगे चोर दौड़ रहा है, तो चोर को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, या फिर अगर नहीं पकड़ पाई तो कितनी दूरी से बच जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम्स के अंदर में देखने को मिले हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे कितने भी टाइप बना दें, यहां पर आपको मैं ऐसा कंसेप्ट दे दूंगा कि आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अच्छे से चीजों को समझते हुए चलना। ओके, तो यहां पर मैंने कहा कि ये भाई एक कार है या कोई भी है, इसके अंदर में चोर है या कोई भी है भाई, अपना ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है। दूसरा यहां पर इसके पीछा कर रहा है कार वाला, ये मेरे पास में कार वाला है जो इसका पीछा कर रहा है। ओल्ड एज कार मैंने यूज कर ली है, जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। इसकी स्पीड दे रहा हूं मैं 20 मीटर पर सेकंड, और ये जो आगे चल रहा होगा, ये ठेला चल रहा होगा या जो भी चल रहा है, ये भाई अपनी स्पीड दे रखी है इसने। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड मेरे पास में गिवन है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लेके आ रहा हूं मैं, और टर्म आते ही आपके दिमाग के अंदर में एक आइडिया क्लिक करना चाहिए। अगर आइडिया क्लिक नहीं कर रहा है ना, समझ लो अभी तक आपकी चीजें जो है ना वो असेंबल नहीं हुई है। आपको दोबारा से चीजों को रिवाइज करना चाहिए। मैंने कहा यहां पर, क्या कहूं मैं यहां पर, कि ये मेरे पास में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या दिमाग में क्लिक हुआ, एक्सेलरेशन। यानी कि इस रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी पहले मेरे पास में 20 थी, फिर 23 हो जाएगी, फिर 26 हो जाएगी, फिर 29 हो जाएगी। यानी किस तरह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। मैंने सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना इसके क्वेश्चन के अंदर में रिलेटिव मोशन की, वो क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको डिजाइन कर दिया। इसके बाद तो अगर कोई भी डाटा मिलेगा तो आप आराम से कर लोगे इसके। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे धीरे चीजें मैं सारे इलस्ट्रेशन भी करवाऊंगा जो डिफरेंट टाइप इसके अंदर में बन सकते हैं। अब ये भी तो चल रहा होगा भाई 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। चलो इसके अंदर में थोड़ा सा एक्सेलरेशन देते हैं और इसको भी भगाते हैं, थोड़ा सा दौड़ाते हैं कि दौड़ो, तुम पीछा हो रहा है तुम्हारा तो दौड़ना तो पड़ेगा तुम्हें। तो इसको मैंने कह दिया कि भाई ये अपनी वेलोसिटी को 5 मीटर, वेरी गुड, पर सेकंड स्क्वायर, इससे चेंज कर रहा है। क्या दिमाग में का आइडिया है, जल्दी बताओ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इसकी अगर वेलोसिटी 10 थी, फिर इसकी 15 हो गई, फिर इसकी 20 हो गई, यानी इस तरह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि दौड़ रहा है भाई ये भी, पीछे पुलिस इसके लगी हुई है। और दोनों के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन था, जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो दोनों के बीच में ये सेपरेशन बना हुआ है 60 मीटर, ये 60 मीटर। अब मैंने कहा था कि मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। बस पहला क्वेश्चन समझ आओगे ना, आगे की चीजें समझने में आपको देर नहीं लगेगी। यहां पर आप समझो कि पहली ऑब्जेक्ट भी मेरे पास में मोशन में है, दूसरी ऑब्जेक्ट भी मेरे पास में मोशन में है। मैं चाहूं तो इनको ग्राउंड फ्रेम के साथ में भी सोल्व कर सकता हूं। मतलब मैं ग्राउंड, ये सारी जो कैलकुलेशंस है ना, जो दुनिया देख पा रही है,
जो बाहर से दुनिया, यहाँ पर कोई दुनिया मतलब लोग खड़ा हुआ है, उसको दिख रहा है कि अच्छा ये पुलिस इसके पीछे दौड़ रही है, कितनी स्पीड से, 20 से, और ये अपने एस्केलेटर को दबाए जा रही है, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपनी वेलोसिटी को वो चेंज करता जा रहा है। इसको ये दिख रहा है इस ग्राउंड फ्रेम, ये भी ग्राउंड फ्रेम पर है और ये भी ग्राउंड फ्रेम पे है। याद करो जब मैं लेक्चर 2.1 शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि रिलेटिव मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था वहां पर, तो उसका आंसर आप लोग यहां से निकाल पाएंगे। उस क्वेश्चन को भी यहां पर मैं कंसीडर करूंगा। पहले इस चीज को समझो कि ये भी ग्राउंड पर है और ये सारी कैलकुलेशन जो आप लोगों को गिवन है, ये सारी ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में मेरे पास में गिवन। ठीक है भाई, लेकिन मैं इस दुनिया को ना थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो देख रहा है ये इस फ्रेम में खड़ा होकर देख रहा है इस पॉइंट पर। ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में, ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में। तो दो ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास में मोशन में आ गए तो मेरी कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं एक चिट्टा बन जाता हूं। चिट्टा समझते हो, छोटा सा कोई भी एक कीड़ा हो गया या कोई भी एक मतलब इस तरह की चीज, ज्यादा मूवमेंट नहीं करे, बिल्कुल अपने रेस्ट में बेचारा आलसी जीव है और पड़ा हुआ है एक जगह पे। तो हम उस चिट्टे को, क्योंकि ये बार बार ना मैं आगे भी यूज करूंगा, इस तरह का जो वर्ड है ये बार बार यूज करूंगा, चिट्टा या फिर कीड़ा जो भी है, या फिर जो छोटी सी चीज जो मूव नहीं कर सकती, बस ये बार बार इसलिए करा कि सी से आपको ज्यादातर याद रहेगा, क्योंकि बार बार मैं इस वर्ड का यूज करता चलूंगा। तो मैं चिट्टा बना और चिट्टा बनकर मैं इसके ऊपर में बैठ गया, यहां पर बैठ गया ऊपर में, इस ठेले के ऊपर में बैठ गया, उस गाड़ी के ऊपर में बैठ गया हूं। अब जैसे ही मैं इस गाड़ी के ऊपर में बैठा, इस गाड़ी के ऊपर में बैठा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास में क्या हो गई है, 0। जो यहां पर बैठा हुआ है वो यहां पर मेरे पास में रेस्ट में आ गया। अब मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन करना है, मैं यहां पर रेस्ट में आ गया हूं, तो मैं यहां से बैठकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये यहां पर रेस्ट में आ गया, जब इसके ऊपर में बैठा तो ये इसकी फ्रेम जो है वो रेस्ट में हो गई है। नो डाउट इसके पास में 10 मीटर पर सेकंड की है, लेकिन जब ये यहां पर बैठ गया ना इसके ऊपर में, तो ये आराम से उसके ऊपर में, गाड़ी के ऊपर में बैठा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट में इस पीछे वाले को ऑब्जर्व कर रहा है। हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपको ये करना है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक चिट्टे को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में बैठा दो, चाहे यहां पर बैठा दो या फिर यहां पर बैठा दो, एक पे बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास में मोशन में है तो मुझे एक को रेस्ट फ्रेम में रखना पड़ेगा। मैंने इसको रेस्ट बना लिया भाई। अब इसके ऑब्जर्वेशन से, इस चिट्टे की ऑब्जर्वेशन से देखो, इसको ये लग रहा होगा, यहां पर मैं बना रहा हूं इसको, कि ये रेफरेंस थी, जो पहली दुनिया थी ये इसके रेफरेंस में थी। अब इस चिट्टे के रेफरेंस में देखते हैं, ये बेचारा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है भाई, इसको लग रहा है कि ये जो गाड़ी है ना इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, किस स्पीड से आ रही है और कितने एक्सेलरेशन के साथ में आ रही है। अब किसी के दिमाग में आए जी 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, नहीं भाई, ये आप बता रहे हो इसके ऑब्जर्वेशन से। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर में एक फ्रेम को रेस्ट में करना है, तो रेस्ट में कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब समझो यहां पर कि मैंने इसको रेस्ट में कर दिया, तो मैं जो कैलकुलेशन करूंगा, यानी कि यहां पर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू बी, जो मेरे पास में दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये ए है मेरे पास में और ये बी है मेरे पास में ऑब्जेक्ट। अगर तो मैं बी के रिस्पेक्ट में चेक करूं, बी के रिस्पेक्ट में चेक करूं, तो जो वेलोसिटी होगी किसकी, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, वो हम दे सकते हैं कि वी ए माइनस में वी बी। भाई ये तो अपने आप में रेस्ट में बैठ गया है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाली ऑब्जेक्ट है ना, ये तो दौड़ने लग रही है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो हम इसका रिलेटिव निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव दोनों के बीच में वेलोसिटी, यहां पर इसको ये लग रहा होगा कि ये मेरे पास में कितने से आ रही है, 20 माइनस में 10, तो आपके पास में आई 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर जब ये रेस्ट में बैठा होगा ना इस ठेले के ऊपर में, इस गाड़ी के ऊपर में, तो इसको लग रहा है कि पीछे वाली जो गाड़ी है ना इसकी तरफ में जो दौड़ रही है वो दौड़ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्या कोई एक्सेलरेशन भी होगा इसके अंदर में, देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का भी यही फॉर्मूला होगा, किसके रिस्पेक्ट में, मैं इस बी के रिस्पेक्ट में चेक करना चाह रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम लिखते हैं, जो पहला आता है इसके अंदर में उसका हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ बी। देखो यहां पर इसका एक्सेलरेशन मैंने दिया 3 और इसका एक्सेलरेशन मेरे पास में -5 है, तो ये मेरे पास में आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर जब ये ऑब्जर्व कर रहा है, देखो रेफरेंस मैंने चेंज किया और कुछ नहीं चेंज किया, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया इसका, तो इसको दिख रहा है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ना दूसरी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं रिटार्ड कर रही है। हालांकि कर नहीं रही है, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखूं तो कर नहीं रही है, लेकिन मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहां पर चेंज कर दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना मेरे क्वेश्चंस को थोड़ा इजी बना देता है, इसलिए बार बार मैं एम्फेसिस डाल रहा हूं इसके ऊपर में। तो -2 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रही होगी, रिटार्ड कर रही होगी। अच्छा, अभी रिटार्ड कर रही है, तो मैं अगर इसके अंदर में ये निकाल लूं कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो कब पलटी मारेगी। भाई अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं
ये आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और आपका एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं जाकर तो आपकी वेलोसिटी जीरो होगी। वो ब्रेक लगा रहा है, यानी कि वो रिटार्ड कर रहा है। एक्चुअल में नहीं कर रहा है वो, लेकिन हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया है, इसलिए वो रिटार्डेशन आप लोग इसको समझेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं जाकर, मान लो ये यहां पर पलटी मारेगा, तो मैं ये निकाल लेता हूं कि कितनी दूरी के बाद में जाकर करेगा ये। तो यहां पर दिखा दो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला यूज कर लो। इनिशियल वेलोसिटी कितने से मूव कर रहा है वो, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में 10 आई, 10 का स्क्वायर हुआ, और 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना गिवन है भाई, ये 2 गिवन था मेरे पास में -2, और अगर मैग्नीट्यूड लूंगा तो मेरे पास में प्लस आ जाएगा ये, और ये आ गया s। तो यहां से आपके पास में आई वैल्यू क्या, s दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4, और दिस इज इक्वल टू 25 मीटर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जब मूव कर रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, किसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उस चीटे की रिस्पेक्ट में जो वहां पर बैठा हुआ उस गाड़ी के ऊपर में, तो ये यहां पर जाएगा और 25 मीटर तक जाने के बाद में क्या कर देगा, पलटी मार देगा और वापसी आना शुरू कर देगा। उसको लग रहा है ऐसा, उस चीटे को, यानी कि ये इस ठेले को कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। नहीं पकड़ पाया तो कितनी दूरी से बच गया भाई वो, तो टोटल मेरे पास में दोनों के बीच सेपरेशन थी दैट वाज इक्वल टू 60 मीटर। 25 पे ये मेरे पास में पलटी मार गया, यानी कि इस पे रिवर्ट कर गया, तो बचा कितना, 35 मीटर, यानी इतने मीटर से वो बच गया, उसको ये पकड़ नहीं पाया है। तो ये हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर में बनते हैं कि कितने से वो बच गया। यहां पर मेरे पास में 35 मीटर से वो बच गया, तो मैं, ये पुलिस वाला है, उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा, अगर मैं ये सेपरेशन जो था, अब किसी के दिमाग में ये भी आया कि जब पकड़वाओ तो सही, एक बार पकड़वा देते हैं भाई इसको, थोड़ी सी वैल्यूज को इसके अंदर में चेंज कर देते हैं। मान लो जो वैल्यू थी मेरे इसके अंदर में, मैंने अभी तक आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको दी थी मैंने 60 मीटर दिया था ना, थोड़ा सा इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, और मैं इसकी वैल्यू जो चेंज कर रहा हूं वो यहां पर आप लोगों को दे रहा हूं मैं 20 मीटर कर देता हूं। तो यहां पर 20 मीटर मैंने किया, चीजें तो वही रहेंगी इसके अंदर में, दोनों के बीच में सेपरेशन जो था मेरे पास में 20 मीटर बन गया। यहां पर ए चल रहा है, यहां पर मेरे पास में बी चल रहा है, और बी पर कौन बैठा है, चिट्टा बैठा है, यानी कि वो छोटी सी ऑब्जेक्ट बैठी है जो मूव नहीं कर रही है, जो कि बिल्कुल रेस्ट में बैठा हुआ है। तो यहां से इसको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ में आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने एक्सेलरेशन के साथ में, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ में। तो ये आएगा और कितनी दूरी के बाद में पलटी मारेगा, ये 25 पर, तो ये क्या करेगा, यहां से जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर ये अपने को आपको रिवर्ट करेगा, 25 मीटर पर तो करना उसको, तो 25 मीटर पर रिवर्ट करेगा। तो जैसे ये यहां पर पहुंचेगा तो आपने देखा इसको क्या कर लेगा, ये विद इन टाइम इसको कैच ऑन कर लेगा। अगर आपको जो पूछे कि क्या उसको पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर वो पलटी मार रहा है वो डिस्टेंस ग्रेटर है एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन, तो उनको क्या कर पाएगा, वो आपस में पकड़ पाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, पहले टाइप थे इसके अंदर में। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर में थोड़ा सा और ट्विस्ट डालूं भाई कि कितनी बार उसको टेक ऑन करेगा वो, समझो इस क्वेश्चन को भी, सारे टाइप इसी में डाल देता हूं मैं यार। ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ये यहां से अगर मैं ग्राउंड फ्रेम की समझू मैं, तो यहां से चल रहा था ये कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये चल रहा था मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड से, यहां पर चल रहा है। अब मैं ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि ग्राउंड में एक्चुअल में हो क्या रहा है उसके साथ में। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा और पीछे से इसको क्या करेगा, टेक ऑन कर देगा, टेक ओवर कर देगा, ये करेगा, क्योंकि हमने उस चीजों को पढ़ के भी देखा है कि वो इसको एक बार टेक ऑन कर देगा। लेकिन इसका एक्सेलरेशन मेरे पास में क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक बार तो इसने टेक ऑफ कर दिया, यानी इसको पकड़ लेगा, फिर दोबारा क्या करेगा, नीचे वाला जो है इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही होगी, तो ये कहीं आगे जाकर एक बार दोबारा इसको क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा। यानी पहली बार ए ऑब्जेक्ट ने बी को ओवरटेक किया, दूसरी बार बी ऑब्जेक्ट ने ए को ओवरटेक किया। क्यों किया है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी उसकी चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास में ज्यादा है, तो वो ऊपर वाला जो है वो मेरे पास में धीरे धीरे चल रहा है, और नीचे वाला बहुत तेजी के साथ में उसको निकल जाएगा। एक बार तो उसको पकड़ा उसने, उसके बाद पकड़ने के बाद में वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो पीछे वाला का एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से वो उसको क्या कर गया, दोबारा से उसने उसको पकड़ दिया। तो आपका कोई भी रिलेटिव मोशन को रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको करना यही है कि एक के ऊपर में बैठ जाओ, इस पॉइंट पर बैठ जाओ जमकर, और यहां से दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू करो। देखो कि आपकी तरफ में कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड के साथ में आ रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ में आ रही है, और उस पर लगने वाला कितना रिटार्डेशन है। तो यहां से आपके पास में -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, किसी और क्वेश्चन के अंदर में अलग भी आ सकता है। अच्छा, अब ये तो मैंने वो लिया जो हर टाइप इसके अंदर में आ गई, यानी कि मैंने इसके अंदर में वेलोसिटी भी दे दिया,
एक्सेलरेशन भी दे दिया। इसके अंदर में मैंने ये कहा कि ये पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, ये भी चीज आपके क्लियर हो गई। इसके अंदर में अगर पकड़ेगा और नहीं पकड़ेगा तो कितने से वो बच जाएगा, ये भी चीज आपने इसके अंदर में सीखी। यानी कि कुल मिलाकर आपने एक टाइप, दो टाइप और तीन टाइप ये कर दिए। और कितने से बचेगा, अगर पकड़ेगा तो कितनी बार उसको पकड़ेगा, यानी कि कितनी बार उसको क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर में आपके सारे टाइप्स कवर हो गए। मैं एक बार क्विक रिवीजन इस क्वेश्चन का दोबारा देता हूं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने उठाया था, रीजन बीइंग ताकि मैं सारी चीजों को इसके अंदर में सम अप कर सकूं आप लोगों के लिए। समझाना मेरा काम है। अभी नहीं आया समझ में, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, आपने यहां पर इसको 10 मीटर पर सेकंड क्यों ले लिया। मुझे पता है आपके दिमाग के अंदर में आ रहा है, लेकिन भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होती है ना, तो मैं वो कैलकुलेशन अवॉइड करता हूं, इस तरह के मोशंस के क्वेश्चन को सोल्व करना अवॉइड करता हूं ग्राउंड फ्रेम से। बेटर है कि हम किस फ्रेम के अंदर में जाएं, हम जाएं रिलेटिव फ्रेम के अंदर में। तो रिलेटिव फ्रेम मेरे को ये कहती है कि आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में जमकर बैठ जाना। ये जमकर बैठना या रोक कर बैठना, चिट्टा बैठाना, कुछ भी बैठाओ उसके अंदर में, लेकिन एक फ्रेम को आप रेस्ट में मानकर चलोगे। यानी कि वो मेरे पास में रेस्ट में हो गया और वहां से बैठकर पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करो। पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में देखो कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी। अब किसी के दिमाग में ये आएगा जब बी को तो इस पे तो आपने इसको बैठा दिया तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जानी चाहिए थी बी ऑब्जेक्ट की। भाई बी ऑब्जेक्ट मेरे पास में चल रहा है, लेकिन मैं इस पॉइंट से बैठकर उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे रिलेटिवली देखनी पड़ेगी कि दोनों के बीच में क्या वेलोसिटी बन सकती है। तो ये रिलेटिव निकाली मैंने, दोनों की वेलोसिटी का क्या मेरे पास में रिलेशन आएगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी मेरे पास में हो सकता है, तो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू मैंने निकाल दी। तो यहां से मैंने एक्सेलरेशन निकाला तो मुझे पता लगा कि वो रिटार्ड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिटार्डेशन नहीं कर रहा है। यहां पर जो चीटा बैठा है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट बैठी है, इसको दिख रहा है कि वो रिटार्ड कर रहा है। अगर रिटार्डेशन कर रहा है तो भाई वो पलटी जरूर मारेगा, और पलटी कहां पर मारेगा, वो इस पॉइंट पर मारेगा। क्योंकि हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर में चेंज नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, पहले मैं बाहर दुनिया से बैठकर देख रहा था, अब मैं इसके ऊपर में बैठ के देख रहा हूं, तो तब पहले भी इनके बीच में 60 का सेपरेशन था, इस पर बैठ गया तब भी इनिशियली 60 का सेपरेशन है। वो बात अलग है कि जब भी ऑब्जेक्ट इसके पास में आ रहा होगा तो सेपरेशन घटेगा, लेकिन वो रहेगा तो सेम ना। जब मैं यहां बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं तब भी वो 60 था, इस पे बैठ के देखा तब भी 60 है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, अब मान लो इसके बीच में 35 मीटर है, तो मैं यहां से बैठकर देखूं तब भी इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट मेरा ए यहां पर आ गया तब भी सेपरेशन 35 मीटर है, और यहां खड़ा होकर देखो तब भी उनके बीच में सेपरेशन 35 है। तो क्यों ना मैं एक के ऊपर में बैठ के अपनी रेफरेंस फ्रेम को जो है वो स्टेबल बना लूं, यानी कि रेस्ट में बना लूं। तो ये यहां पर हमें बैठाने का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि हमें दो चीजें पता है कि टाइम उसके अंदर में डिपेंड नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इस टाइम वाले क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा मैं। सेपरेशन भी डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, जो मेरे पास में रेफरेंस आपने यूज करी। तो पलटी मारी यहां पर, तो पलटी मारेगा तो मुझे ये पता लगा कि ये कितने पर मारी उसने पलटी, यानी कि दोनों के बीच में सेपरेशन था तो वो कितने पे पलटी मार गया। तो हमें पता चला कि 25 मीटर पर ही पलटी मार गया, जबकि दोनों के बीच में सेपरेशन था 60 का। क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा था? जब मैं जो ग्राउंड फ्रेम पर चेक कर रहा था तो वहां पर ऐसा हो रहा है कि वो पलटी मार रहा है? पलटी नहीं मार रहा है, उसको बैठकर ऐसा लग रहा है कि वो पलटी मार के गया, यानी कि वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। इस पलटी मारने का सिंपल ये वर्ड समझो कि वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, और नहीं पकड़ पाएगा तो हमने देखा कि कितने से नहीं पकड़ पाया, 35 मीटर से वो बच गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन एक बार दो बार आप रिवाइज करोगे, जो थ्योरी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइडेड है ऐप के ऊपर में, वहां पर भी आप लोग इनको देखोगे तो एक दो बार रीड करने के बाद में आपको आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चंस करूंगा और समझ में आएंगे चीजें। तो ये बच गया आप लोगों को। ये मैं इसका समझाया कि क्या हमारे पास में हो सकता है कि अगर हम ये कहते हैं कि दोनों के बीच में सेपरेशन जो वो 20 मीटर कर दिया, यानी कि सेपरेशन मैंने कम कर दिया है, तो अगर यहाँ पर पलटी मार रहा है जो, यानी कि रिवर्ट कर रहा है, वो ग्रेटर देन सेपरेशन है, तब वो उसको दो बार पकड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसको क्या करेगा, वो पकड़ लेगा। अगर वो दो बार पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि दूसरे का एक्सेलरेशन ज्यादा है या कम। अगर कम एक्सेलरेशन है तो नहीं पकड़ पाएगा। जैसा इस केस के अंदर में देखा कि ये पीछे पीछे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था मेरे पास में, इसके अंदर में पीछे दौड़ रहा था। क्यों? कि उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ज्यादा एक्सेलरेशन था, तो जल्दी उसको क्या कर जाएगा, ये ओवरटेक कर जाएगा। तो एक बार यहां पर मिले ये, और दोबारा ये इस पॉइंट पर मिले। पहली बार ए ने ओवरटेक किया, दूसरी बार बी ने उसको ओवरटेक किया। तो जितने भी टाइप इसके अंदर बने थे वो सारे मैंने आपको समझा दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन, छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अब आप इजीली इसको बता देंगे।
ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, जो आपको नॉर्मली अपने क्वेश्चंस के अंदर में बच्चों के लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये 50 मीटर पर सेकेंड है और दोनों के बीच में सेपरेशन है वो यहाँ पर 100 मीटर है। 100 मीटर है, तो बताओ कितनी देर के अंदर में मैं इसको पकड़ पाऊंगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये इसको बी ऑब्जेक्ट है, कितनी देर के अंदर में पकड़ पाएगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पेन भी नहीं चलाना इसके अंदर में। तो आपको पता लगा मैं बनकर बैठ गया चीटा इसके ऊपर में, तो ये बन गया, तो मैं यहाँ से दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये चीटा इसके साथ साथ में जा रहा है कितने से, 50 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू मैं बी की बात करूं तो इसको क्या लग रहा है कि वी ए बी, यानी कि वी ए माइनस में वी बी। तो वी ए की वेलोसिटी मेरे पास में 70 है, इसकी वेलोसिटी मेरे पास में 50 है, तो आपके पास में आई 20। यानी ये यहाँ पर जो बैठा हुआ है ना, इसको ये लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी तरफ है। जब ये रेस्ट पर मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसको ये लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ में किस स्पीड से आ रही है, 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, 100 है। तो ये मेरा बेचारा रेस्ट पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट पर बैठा हुआ है। तब यहां पर मैं कहानी में कह रहा हूं कि 20 मीटर पर सेकंड से इसको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 100 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास में 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड के अंदर में क्या कर जाएगा, इसको ये पकड़ लेगा। इस चीटे को यहां पर बैठाने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के पास में 10 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तो है, लेकिन अगर मैं रिलेटिवली बात करूं, जैसे एक बस के अंदर में बैठे हुए आप लोग, दोनों एक ही बस की डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये भी 50 से चल रही है और ये भी 50 से चल रही है, तो आपको लगेगा कि ये पैसेंजर और ये पैसेंजर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही इसने एस्केलेटर दबाया और इसकी 60 हो गई, तो आपको लगेगा कि ये बॉडी क्या हो रही है, आगे की तरफ में जा रही है। तो ठीक वही कर रहा हूं मैं कि मैं इसको यहां पर बैठा दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के साथ में चल तो रहा है वो, लेकिन अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं कि इससे किस स्पीड से ये इसको आता हुआ दिखाई देगा, तो यहां पर आपको 50 से चल रही है, ये आपको कितनी से जाता दिखाई देगा, तो 60 माइनस 50 से आपको क्या कर रहा होगा, ये दिखाई देगा जाता हुआ। तो यहां पर जो बैठा हुआ है वो 50 से तो चल रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उसकी तरफ में आती हुई दिखाई दे रही होगी किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो हमें पता लग रहा है कि भाई ये इसको कितने में क्रॉस कर जाएगी, जो उनके बीच में सेपरेशन है, डिवाइडेड बाय 20, दिस इज 5 सेकंड। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया आपको, पहले क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया मैंने वेलोसिटी भी दे दी, उसकी एक्सेलरेशन भी दे दिया, ये पहला टाइप मेरे पास में बन गया। दूसरा मैंने क्या किया, एक की वेलोसिटी दे दी और v1 दे दिया और दूसरे की भी वेलोसिटी दे दी, इसके भी क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। फिर तीसरे के अंदर मैं क्या करता हूं कि एक की वेलोसिटी और एक का एक्सेलरेशन, दूसरे की वेलोसिटी ये v1 a1, दूसरे की वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन मेरे पास में 0, यानी कि रेस्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है वो। फोर्थ में मैंने क्या किया, वेलोसिटी दे दी और इसका एक्सेलरेशन जो है मैंने 0 मान लिया, यानी कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, और ये मेरे पास में v2 है और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया, कुछ वैल्यूज की प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप आपके क्वेश्चंस के बन सकते हैं। सेट्स के अंदर में हर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेन आपको जो दिमाग के अंदर में रखना है, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में आप बैठा दो, चाहे इसके ऊपर में बैठा दो चाहे इसके ऊपर में बैठा दो, जिसके भी ऊपर बैठाओगे आपको उसके रिस्पेक्ट में चीजें चेक करनी है। अगर ये मेरे पास में ए बी है तो आपको वेलोसिटी ए बी चेक करनी है, यानी कि पहले वी ए फिर वी बी। और अगर आपको ये चेक करना है, नहीं मैं तो विद रिस्पेक्ट टू ए चेक करूंगा, तो आपको बी विद रिस्पेक्ट टू ए चेक करनी है, यानी कि वी बी माइनस में वी ए। ऐसे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। आप चाहे किसी को भी रेफरेंस मानो, किसी के ऊपर में बैठाओ, कोई फर्क उसके ऊपर में नहीं पड़ने वाला। तो रिलेटिव मोशन इन 1D आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जो बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। अब जो रिलेटिव थ्योरी चलेगी ना, मतलब रिलेटिव मोशन जो बनेगा वो हमारा बनेगा जो अंडर ग्रेविटी जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरती है तो कैसे हमें क्वेश्चंस की अप्रोच करनी चाहिए, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, जो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में हम रिलेटिव मोशन का यूज करके कैसे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और ये रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी भी मेरे पास में किसमें होती है, 1D के अंदर में होती है। क्यों होती है, देखो समझो। मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं छोड़ रहा हूं इसको, जस्ट मैंने क्या किया, ड्रॉप किया, तो ये अपने स्ट्रेट लाइन पाथ लेगी, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आएगी। तो कहीं लग रहा है कि ये किस तरह का मोशन हो रहा है, इसका 1D मोशन हो रहा है। ऊपर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये भी मेरे पास में क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर में जा रही है। नो डाउट वो थोड़ा सा यहाँ से घूम के वापसी जरूर आ जाएगी, ठीक, लेकिन आ तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में रही है ना। तो दोनों ही तरह के मोशन मेरे पास में क्या हो गए, 1D मोशन हो गए। अगर 1D मोशन है, अब मैं कहानी थोड़ी चेंज करता हूं। एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ में थ्रो कर रहा हूं। तो अब देखो ये भी इसके पास में वेलोसिटी हो गई है, इसके पास में भी वेलोसिटी हो गई है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास में वेलोसिटी। अब मैं कोई कैलकुलेशन इनके बीच में करना चाहता हूं, तो क्या मुझे ग्राउंड फ्रेम के थ्रू जाना चाहिए या मेरे पास में रिलेटिव फ्रेम के थ्रू जाना चाहिए? तो सभी का आंसर होगा
कि जी हमें जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, गांठ बांध लो इस बात को, बिल्कुल दिमाग के अंदर में सेट कर लो इसको, कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटिव मोशन, जो भी दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही हैं और मुझे उनके बीच में कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे जानी चाहिए रिलेटिव मोशन थ्योरी की तरफ में। और रिलेटिव मोशन थ्योरी क्या कहती है कि भाई एक के ऊपर में क्या बनकर बैठ जाओ, वेरी गुड, समझ गए होगे, चीटा बनकर बैठ जाओ, जो कि बिल्कुल सुस्त आलसी जीव है। उसके ऊपर में बैठ जाओ और उसकी फ्रेम से उसको चेक करो। अब ये जिस पर बैठे हो ना यार, ये थोड़ा सा ना आपके दिमाग में मुझे लग रहा है कि कम सेट हुआ होगा। समझो ये मेरे पास में चीटा बैठा है, यहां पर मैंने इसके ऊपर में बैठा दिया भाई, ये इसके 4 पैर हो गए, ये बैठ गया है। अगर ये मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना, तो ये भी मूव तो 10 मीटर पर सेकंड से ही कर रहा है, लेकिन ये रिलेटिवली जब हम चेक करते हैं ना इसके अंदर में, तो ये ऑब्जेक्ट इसको इसकी तरफ में आती हुई दिखाई दे रही होगी। तो मुझे ये देखना है कि जब ये इस पे बैठ के नजर कर रहा है तो इसको कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना कि इसके अंदर में कि 50-50 मूव तो दोनों कर रही है, लेकिन दोनों को एक दूसरा क्या लग रहा है, रेस्ट लग रहा है, कोई सेपरेशन नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही इसने अपना एस्केलेटर दबाया, ऊपर की तरफ में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये मेरे को लग रहा है कि 10 से चेंज होते हुए इसकी तरफ में आ रही है। मूव ये 30 से कर रही है, मूव ये 10 से कर रही है, तो ऑब्जेक्ट ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, 10 से दोनों मूव कर रही है। लेकिन अगर इसने अपनी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ में दौड़ कर आ रही है। लेकिन कितनी दौड़ के आ रही है, तो दोनों की वेलोसिटीज का आपको सेपरेशन देखना पड़ता है। तो यहाँ पर 20 माइनस में 10 है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ में आ रही है। तो इसको यहाँ पर बैठाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने रेस्ट पे कर दिया, उसको रेस्ट पे नहीं किया मैंने, जिस ऑब्जेक्ट पे बैठाया है ये उसकी वेलोसिटी को गेन कर लेता है और उसके रेफरेंस में मैं चीजों को चेक करता हूं। बस इतनी सिखानी थी, क्योंकि हजारों बार मैं इस चीटे को अपने क्वेश्चंस के अंदर में लेकर आऊं, चाहे मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं, चाहे हम इनर्शिया की बात कर रहे हैं, बार बार ये आपको देखने को मिलेगा। चलो अंडर ग्रेविटी को मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको समझ में भी आ जाएगा। जो कहानी अभी तक समझाई ना, जब चैप्टर के लास्ट तक पहुंचोगे ना तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है विद 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर ड्रॉप किया, और एक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने नीचे से ऊपर की तरफ में फेंका 30 मीटर पर सेकंड, यहां से मैंने फेंका, ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ में आ रही है। और मुझे इसके अंदर में पूछा गया है कि जब ये पार्टिकल दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन के अंदर में आ रहे हैं मान लो, तो क्या ये टकराएंगे? सभी का आंसर होगा हाँ जी, टकराएंगे। तो सही, क्या वो हिट करेंगे? क्वेश्चन है भाई, ये एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, वही उठा रहा हूं मैं ताकि मैं कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकूं आप लोगों के लिए। और ये जो हाइट है इन दोनों के बीच में, मतलब सेपरेशन है जो, वो हमने मान लिया 100 मीटर है, ठीक है भाई, 100 मीटर। तो मैंने कहा कि क्या दोनों पत्थर या फिर जो भी पार्टिकल है वो टकराएंगे? आप सभी का आंसर बिल्कुल टकराएंगे जी। कब टकराएंगे भाई, कब टकराएंगे बताओ, करो कैलकुलेशन इसके अंदर। और टकराएंगे तो कहां टकराएंगे, यानी कितनी दूरी पर टकराएंगे? दो क्वेश्चन इसके अंदर में आपको सोल्व करना है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपके दिमाग के अंदर में क्या आइडिया क्लिक करना चाहिए? तो आपके दिमाग के अंदर में एक ही आइडिया आना चाहिए कि भाई दो ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मुझे ग्राउंड फ्रेम के साथ में इनको सोल्व नहीं करना है, यानी कि मैं इन दोनों की वेलोसिटीज को माइंड में रख के नहीं सोल्व करना है। मुझे क्या करना है, एक के ऊपर में बैठ जाना है। तो मैंने इस भाई साहब को यहां पर बैठा दिया, किसको? आपके सबके फेवरेट चीटा को इसके ऊपर में बैठा दिया। इसकी दुनिया से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ में आ रही होगी 30 मीटर पर सेकंड से, ये नीचे की तरफ में जा रहा होगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट जो है। लेकिन जब ये यहां पर है, इसके रेस्ट में है, तो मैं अगर इसके रेफरेंस में चेक करना चाहूं कि इसको, चीटे को इसकी तरफ में आते हुए किस स्पीड से दिखाई दे रही होगी ऑब्जेक्ट, तो इसको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास में पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल मेरे पास में ए है। अगर तो ए के रिस्पेक्ट में मैं देखना चाह रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ, इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि मैंने बैठाया किसके ऊपर में, इसके ऊपर में बैठाया, ए के ऊपर में बैठाया, तो इसको आप लिख सकते हैं वी बी माइनस में वी ए। ये अप्रोच क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये देखना है कि वो टाइम कब आएगा। तो मैं रेफरेंस के ऊपर में मेरा टाइम डिपेंड नहीं करता है, चाहे मैं फ्रेम यहां से लूं चाहे मैं यहां से लूं, दोनों के बीच में जो टाइम है मतलब वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं चाहे इससे कैलकुलेशन कर लूं चाहे मैं इससे कैलकुलेशन कर लूं, मेरा कोई भी इसके अंदर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो वी बी माइनस बी ए किया मैंने यहाँ पर 30 माइनस में 10, तो ये स्पीड मुझे पता लगी कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ में किस स्पीड से बढ़ रहे होंगे,
20 मीटर पर सेकंड की तरफ से इसको दिख रहा होगा। यानी कि आपको ये दिखाऊं कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ में, अगर ये बेचारा यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि रेस्ट में बैठा हुआ है, जिसको हमने मान लिया है, तो अगर ये रेस्ट में बैठा है तो इसको ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में किस स्पीड से आती दिखाई देगी, 20 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एक मिनट, इसके अंदर में मैंने कुछ गलती कर दी है। गलती क्या की है, हाँ देखो भाई, मैंने वेलोसिटी जो दी है ना, ऊपर वाली को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, वी मेरे पास में है, लेकिन आप जो ओरिजिन मान रहे हैं वेलोसिटी उसके अपोजिट में जा रही है। आप अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज जा रही है तो उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो नीचे आ रही हो तो उसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव भी तो मानना पड़ेगा। तो ये जो वेलोसिटी थी ना मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसके अंदर -10 आएगा मेरे पास। क्यों आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी वो नीचे की डायरेक्शन में। हो सकता है किसी के दिमाग के अंदर में ये आया होगा, नहीं जी हम तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले को नेगेटिव लेंगे। जैसा भी आपकी मर्जी है भाई, कौन रोक सकता है आपकी मर्जी को, आपको जो अच्छा लगे बोलो, आंसर हमारे सभी के सेम आएंगे। तो यहां से मुझे ये जो वैल्यू मिलेगी, इसको मैं रब कर देता हूं। तो यहां पर जो वैल्यू मिला मेरे को, कितना मिला भाई, ये 40 मीटर पर सेकंड। तो इसको ये दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट, अगर ये मैं यहाँ पर रेस्ट में बैठ जाऊं, यानी कि चीटा जो यहाँ पर रेस्ट में बैठ जाए, तो इसको इसकी तरफ में आती हुई दिखाई दे रहा होगी 40 मीटर पर सेकंड से। ये ऑब्जेक्ट जो इसका 40 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखाई दे रही होगी। अच्छा, अब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना दिया भाई मैंने आपको, ये सेपरेशन गिवन है 100 मीटर। तो 100 मीटर गिवन है, ये 100 मीटर गिवन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर रेस्ट में हमने अज्यूम किया है, जो यहाँ पर मैंने किसको बैठा रखा है, इस चीटे को बैठा रखा है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ मेरे पास में 100 का। ये किस स्पीड से जा रही है, 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो हिट कितनी देर में करेगा, यानी 100 कितनी देर में कवर कर जाएगा, वो 2.5 मिनट के अंदर में कवर कर जाएगा। तो मेरे 2.5 सेकंड के अंदर में कवर कर जाएगा। यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कितनी देर के बाद में हिट कर जाएंगे, 2.5 सेकंड के बाद में हिट कर जाएंगे। अच्छा, अब मैं उसी फ्रेम के अंदर में जो ग्राउंड फ्रेम की बात करूं, तो ग्राउंड फ्रेम में भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है 10 मीटर से, और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में कितने पे आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ये मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो ये कितनी देर के बाद में आपस में हिट कर जाएंगे, ये कर जाएंगे 2.5 सेकंड के बाद में, 2.5 सेकंड के बाद में कर जाएंगे। क्यों किया मैंने इसको, कैसे बता पाया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर चेंज कर देता हूं तो उससे मेरा टाइम चेंज नहीं होता है उन दोनों के बीच में। चाहे मैं एक को रेस्ट पे रखूं, चाहे दोनों को मूव करवा दूं, दोनों के बीच में सेपरेशन जो है उसी दर से, पहले जो आ रही थी ये 30 से आ रहा था, 10 से आ रहा था। तो मैंने इसको कहा कि ये किसकी तरफ में कितना आ रहा होगा, जब ये रेस्ट में बैठा होगा तो 40 मीटर पर सेकंड आया। तो इनका सबका रिजल्ट बन के ना, सबका रिजल्टेंट बन के ही हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और ये डिपेंड नहीं करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है उसकी टाइम को निकालना होता है, चाहे आप इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो। इस मेथड से डिफिकल्ट ये था कि मेरे पास में 2 वेलोसिटी थी, 2 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास में मूव कर रही थी। 2 ऑब्जेक्ट मूव करने की वजह से मैं उसकी कैलकुलेशन मेरे लिए निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो मैं गया अपने रिलेटिव फ्रेम के पास में। रिलेटिव फ्रेम ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपके क्वेश्चन को सोल्व करवा देंगे, लेकिन आपको एक के ऊपर में चीटा बनकर बैठना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं इसके ऊपर में मैंने चूज किया, नहीं भाई मैं ए पर बैठ जाता हूँ। किसी के दिमाग में बी पर बैठना है तो बी पे बैठ के भी एक बार सोल्व कर लेना भाई। यहाँ पर मैं बैठ गया, तो मैं बैठ गया तो मुझे ये देखना है कि अच्छा नीचे से ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से इसकी तरफ में आ रही होगी। 10 से तो ये नीचे की तरफ में मूव कर रहा है, लेकिन मुझे बैठाना इसको रेस्ट में है। तो पहले मैं ये तो देख लूं कि नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी कितनी तेजी के साथ में ऊपर आ रहा होगा, यानी कि वी बी ए मैं निकालना चाहता हूं। तो वी बी ए निकालने के लिए मेरे पास में क्या है, वी बी माइनस वी ए मुझे कर देना चाहिए। तो वी बी माइनस वी ए मैंने जैसे किया तो मुझे इनकी वेलोसिटी पता लगी, और वेलोसिटी के अंदर में मैंने गलती करी थी यहाँ पर, और इंटेंशनली वो गलती यहाँ पर करी थी मैंने, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, बार बार ये गलतियां आप लोग भी ना करें कि मैंने इसके अंदर में -10 लिया था, पहले में मैंने इसको 10 ले लिया था, +10 ले लिया था। लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो साइन कन्वेंशन के साथ में आती है, जिसमें आपने एक बार जो रेफरेंस मान लिया, यानी कि ऊपर वाले को अगर पॉजिटिव मान रहे हो अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, और तो नीचे जाने वाली चीजों को आप क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे। तो टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है, यानी कि इसको नेगेटिव, ऊपर जा रही है तो हमने माना इसको पॉजिटिव। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आई वो मेरे पास में 40 मीटर पर सेकंड आई। तो यहाँ पर जब आप रेस्ट में बैठे हुए ना, ये चीटा यहाँ पर जो रेस्ट में बैठा हुआ है उसको दिख रहा है, अरे भाई ये मेरे पास में 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ में आ रही है। क्या एक्चुअल में 40 से आ रही थी? नहीं आ रही थी, वो 30 से आ रही थी। लेकिन हमने फ्रेम चेंज कर दी ना, और फ्रेम चेंज करते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसको तेजी से उसकी तरफ में आती दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि भाई 10 से ये भी तो नीचे जा रहा है, दोनों का जुड़ के तो आएगा।
लेकिन मुझे अपनी सारी कैलकुलेशन करनी है कि भाई मुझे इसको रेस्ट में बैठा देना है। पहले वो आप कैलकुलेशन कर लो जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होंगे, फिर हम एक को रेस्ट में बैठाएंगे और फिर हम अपनी कैलकुलेशंस को कर लेंगे। मुझे टाइम निकालना था, तो टाइम जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे मैं एक को रेस्ट में रख के देखूं अगर मुझे उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पता है तो, या फिर मैं दोनों को मूव करवा के देखूं तब भी उनके बीच में टाइम क्या आएगा मेरे पास में, सेम आएगा, दैट इज 2.5 सेकंड। ये तो कहानी थी जब मैंने उसको ये कहा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही है, तो टाइम मुझे पता लग गया 2.5 सेकंड हो गया। अब मैं ये जानकारी इसमें और जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ठीक है, ये गिरना तो शुरू किया इन्होंने, ये 100 मीटर है इनके बीच में, ये 100 मीटर है मेरे पास में, तो ये कहां पर मीट करेंगे ये भी तो बता दो भाई। तो इसके अंदर मेरे को रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर आप लोग इसके अंदर में फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा अपना टाइम मेरे पास में जो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास में, मुझे अब पता लग गया कि दोनों जो है वो मीट तो करेंगी। ये मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर ये कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। किसी के ऊपर में भी आप रख के देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये मैं ए से देखूं, तो मुझे इसका टाइम पता लग गया कि 2.5 सेकंड के बाद में दोनों आपस में हिट कर जाएंगे। अब मैं अपने नॉर्मल क्वेश्चन के ऊपर मैं आ जाता हूं कि कितनी देर के बाद में कितनी डिस्टेंस के ऊपर में वो हिट करेंगे। अब मैं नॉर्मल क्वेश्चन पे आ गया। चीटे को क्यों बैठाया था मैंने? ताकि मैं टाइम निकाल उसको दोनों के बीच में। टाइम मुझे पता लग गया तो मैं फिर तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कैलकुलेशन इसके अंदर में कर सकता हूँ। मैंने अब अपने नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ में आ गया तो मुझे पता लगा कि भाई ये 2.5 सेकंड के बाद में एक दूसरे को हिट कर जाएंगे। अगर हिट कर जाएंगे तो ए के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पर गया या फिर बी के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पर गया, हम इजिली उसको निकाल लेंगे। तो एस मैंने निकाला, यू कितना था भाई, ये यू की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 10। मैं अगर नीचे वाले को सभी को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो पॉजिटिव ले लो, और नेगेटिव लेना चाह रहे हो तो आप नेगेटिव ले लो, सभी की कैलकुलेशन सेम आएंगे। मैंने सभी को अभी मान लेता हूँ पॉजिटिव ले लिया, तो टाइम मेरे पास में आ गया 2.5 आ गया। ठीक, अब जी की वैल्यू क्या लूँ मैं, पॉजिटिव ले या नेगेटिव लूँ? अर्थ का जो मेरे पास में वो कहां पर लगता है, टुवार्ड्स द अर्थ लग रहा है ना। इसी चीज को समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। अगर आप लोग ये माने कि जी मेरे पास में नीचे लग रहा है और यहाँ पर जो मेरे पास में वी आ रही है वो भी नीचे लग रही है, तो मैंने जी की वैल्यू पॉजिटिव ली है और वी की वैल्यू भी मैंने पॉजिटिव ली है। किसी के दिमाग में आएगा नहीं हम ऊपर लेना चाहते हैं तो ले लो भाई, आप जी की वैल्यू को ऊपर लोगे, वी की वैल्यू, जी तो मेरे पास में नीचे लगेगा, ये हो गया नीचे, और v जो है मेरे पास में वो भी नीचे लग रहा है, यानी कि v मेरे पास में नीचे लग रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी g भी मेरे पास में नेगेटिव आएगा और v भी मेरे पास में नेगेटिव आएगा। कब? जब हम ये मान रहे हैं कि टुवार्ड्स द सारी कैलकुलेशन हम नेगेटिव लेंगे। तो ये आपके ऊपर में डिपेंड है कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना उसके अंदर में जो वैल्यूज पुट डाउन करना चाह रहे हो तो वो सभी उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे मैंने लिया कि मैं जी को भी नीचे ले रहा हूँ, वी को भी मैं नीचे ले रहा हूँ, तो मेरे लिए पॉजिटिव चीजें ले लो मैं दोनों को, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो यहाँ पर मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया, ए मेरे पास में 10 आ गया, टाइम मेरे को पता है कि 2.5 का होल स्क्वायर है। आप इसको कैलकुलेट करो, जो भी आए आपका आंसर, तो आपको ये पता लगेगा कि ए से इतनी दूरी पर ये क्या कर गया, हिट कर गया। और जो ये वैल्यू आएगी उसको 100 में से माइनस कर दोगे एस को, तो आपको ये पता लग जाएगा कि नीचे से कितनी दूरी पर वो जाकर हिट किया। तो रिलेटिव मोशन का जो है ना ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी पॉसिबल केसेस थे इसके अंदर में वो मैंने आपको करवाया। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, चलो मैं, अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप इसको करो। एक टावर है, वहीं से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ ड्रॉप किया है और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ में थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से। ऊपर की तरफ मैंने 20 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया है और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो यहाँ पर मैंने किया 60 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे को, क्या मैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बना सकता था? जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इतना लंबा आपको समझाया, क्या मैं शॉर्टकट बना सकता था? अभी मैंने इसके अंदर में आपको कंसेप्ट समझाया, अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट कितना टाइम लगेगा? अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं क्या करता, सीधा कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 100, कितनी वेलोसिटी है, 10 नीचे जा रहे 30 ऊपर, दोनों को जोड़ो 40, आ गया मेरे पास में 2.5। लो जी, ये टाइम आ गया मेरे पास। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर में? लेकिन मुझे कंसेप्ट समझाना इसलिए पड़ा ताकि आपके दिमाग के अंदर में क्लैरिटी बनी रही कि कैसे इन क्वेश्चंस की अप्रोच करते हैं और कैसे हमें इनके रिलेटिव मोशंस का यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने समझाई, लॉन्ग ट्रिक भी मैंने समझाई, क्योंकि जिंदगी के अंदर में ना कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कोई भी शॉर्ट पाथ नहीं होता है। हमेशा आपको एक लॉन्ग पाथ के थ्रू जाना चाहिए। लॉन्ग पाथ पर जाएंगे तो आप वहां से अपने शॉर्ट ट्रिक्स को निकाल पाएंगे। यानी कि जब तक आपको एक पूरी अप्रोच नहीं पता होगी ना क्वेश्चन की,
जब तक एक पूरी अप्रोच नहीं पता होगी, लॉन्ग मेथड से नहीं जाओगे, तो शॉर्ट ट्रिक कभी भी आपको याद नहीं हो सकती। ये चीजें क्यों पता लगी, कैसे मैं इस चीज को बता पाया, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में मतलब हम इतनी बार इनकी कैलकुलेशंस करते रहते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक निकल कर आ जाती है। क्योंकि हमने जो पहली बार समझा इसको, वो हमने लॉन्ग पाथ से समझा था, और लॉन्ग पाथ से अगर किसी चीज को समझ में आ गया तो शॉर्ट ट्रिक बनाना आपके चुटकियों का खेल है। अब बताओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, चुटकियों में, पेन नहीं उठाना है, बताओ इसके अंदर में कि कितना टाइम लगेगा दोनों को हिट करने में। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन करने में? इसका यू कितना हो गया मेरे पास में, 0। इनिशियली वो ड्रॉप कर रहा हूं तो मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ ना, v0 है, तो कितनी दूरी, ये मीटर पर सेकंड नहीं पे मीटर है, तो 60 डिवाइडेड बाई ऊपर जा रहा है 20 से, प्लस में 0, 3 सेकंड के बाद मीट कर जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, समझ में रेफरेंस वाला जरूर आ जाना चाहिए कि मैंने अभी चीटे को कहां बैठा रखा है, यहां पर बैठा दिया भाई। यहां बैठाने के बाद में ये देख रहा, अच्छा तुम आ रहे हो मेरे पास में, आ जाओ भाई, तुम बी हो मैं ए हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में देखो तो बी ए मैंने रिस्पेक्ट चेक किया तो वी बी माइनस में वी ए, ये मेरे पास में 20 माइनस में 0, तो ये आया मेरे पास में 20 मीटर पर सेकंड। कितने डिस्टेंस है, 60 डिवाइडेड बाई 20, तो 3 सेकंड, वहां से भी यही आया। तो कैसे भी करो, आपका मर्जी। अब आपको ये निकाल के बताना है मेरे को कि कितनी दूरी पे ये दोनों हिट करेंगे। तो उसका सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। देखो आपने काइनेमेटिक्स जो पढ़ी थी ना, वो आप 3 इक्वेशन तक तो छोड़ देते थे, 3 इक्वेशन के बाद की चीज है ये। अब जो सपने देख रहे हो ना आप लोग कि भाई मुझे अपना ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे अपना ये एग्जाम क्लियर करना है, इन सपनों को छोड़ दो और अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक एम बनाओ। क्योंकि सपने जो है ना वो सच नहीं हो सकते। आप रात में सोते हो, हजारों सपने आप लोगों के दिमाग के अंदर में आते हैं, दुनिया भर के आलतू फालतू चीजें आपके दिमाग के अंदर में आती है। क्या सुबह वो सारी चीजें सच होती है? नहीं होती। आपको क्या करना पड़ता है, अपना एक टारगेट सेट करना पड़ता है, अपना एक एम डिसाइड करना पड़ता है और उस एम के पीछे लगना पड़ता है। जब तक आप उस एम के पीछे मेहनत नहीं करोगे ना, सक्सेस नहीं बन आ सकती आपके हाथ में। आप ये सोच लो कि भाई भगवान आए रात में सपने में, आज दौड़ आए हमारे पास में और हमें नौकरी देकर चले गए, हमें सिलेक्शन देकर चले गए। नहीं पॉसिबल है भाई। रातों को जगना पड़ता है, रातों को पढ़ाई करनी पड़ती है। ये जो मटेरियल तैयार करता हूं ना, जो आंखें है ना ऐसी सूझ जाती है ना सुबह उठते हैं जब, क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को वो स्टैंडर्ड, वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं कि आप अपने एग्जाम के अंदर में, जिस भी एग्जाम के अंदर में बैठो, तो यही चीजें आप लोगों के दिमाग के अंदर में, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैं बिल्ड कर सकूं। इसी अप्रोच के साथ मैं यहाँ पर पढ़ाई करवाता हूँ और ये चीजें आप लोगों को रिफ्लेक्ट भी हो रही होंगी। अब जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत से लोगों को एक डाउट था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें इतनी पहले क्यों पढ़ा दी, हमें मैक्सिमम हाइट यहाँ पर क्यों पढ़ा दी, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्यों पढ़ा दिया। भाई थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, हर चीज का आंसर मिलेगा। मेरा पहले पढ़ाने का मतलब आपकी चीजों को आसान करना है। जब मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं पहुंचूंगा, मैं रिलेट भी करवाऊंगा कि मैंने किस टॉपिक के लिए इन चीजों को पढ़ाया था। जैसे मैंने एक्सेलेरेशन पढ़ाया आपको कि एक्सेलेरेशन मेरे पास में जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैंने बताई थी कि टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस में रेडियल का स्क्वायर है और इसका पूरा रूट लेते हैं, तो मेरे पास में ये बन कर आता है। इसका यूज कहां पर करवाऊंगा मैं? आपका यूज इसके अंदर में सर्कुलर मोशंस के अंदर में करवाऊंगा। तो हर चीज का अपना एक लॉजिक होता है। इनिशियली मैं उसको इसलिए पढ़ा देता हूं ताकि जब ये दोबारा से आपको इंटरेक्ट हो, जब आप इनसे इंटरेक्ट हो दोबारा से, तो घबराओ नहीं। घबरा गए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, तो घबराने ना हो, इसलिए इन चीजों को मैंने पहले पढ़ा दिया। अब आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में आपको बच्चों का खेल लगेगा। वो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन इस लेवल तक आसान भी हो सकता है, जो कि हमने पीछे चीजें पढ़ी। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि सपने मत देखो, अपना एक एम डिसाइड करो। एम डिसाइड करोगे तो ही आप लोग आगे की तरफ में बढ़ सकते हो। गोल सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी, जो हम सोचते हैं कि मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी, हाँ मेरे आसपास में कोई चीज पॉजिटिवली हो रही है तो हम बोलते हैं कि मेरे पास में एक गॉड है। हमारे चारों तरफ में नेगेटिव एनर्जी हो रही है तो हम बोलते हैं घोस्ट है हमारे साथ में। अरे नहीं भाई, ये आपकी सोच है कि आप किस लेवल से इन चीजों को सोचते हैं, कैसा आप अपना माइंड डेवलप करते हैं। और बार बार मैं अपने लेक्चर्स के अंदर में बोलता हूं कि सक्सेस और एक्सक्यूज कैन नॉट लिव टुगेदर, कभी एक साथ नहीं रह सकते। चलो ज्यादा कहानी हो गई है, क्वेश्चंस पर आते हैं। एक और अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवाता हूं मैं, अच्छे कंसेप्ट के साथ में करवाता हूं।
ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट भी है और अपने आप में एक क्वेश्चन भी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में देखने को मिले। तो चलो एक क्वेश्चन इसके साथ में शुरुआत करता हूँ, इसकी स्टेटमेंट मैं आप लोगों को देता हूँ। मान लो मेरे पास में एक लिफ्ट है, ये भाई लिफ्ट है, बहुत बड़ी सी लिफ्ट है, और यहां पर कोई पैसेंजर या कोई भी पर्सन है वो खड़ा हुआ है, यहां पर खड़ा हुआ है। अब इस लिफ्ट की थोड़ी सी कहानी समझ लो कि ये पूरी लिफ्ट है भाई, यहां से यहां तक की ना पूरी लिफ्ट है, और ये लिफ्ट जो है इसके अंदर में ये जो पर्सन है ये खड़ा हुआ है 24 मीटर पर। बहुत बड़ी लिफ्ट है भाई, बहुत बड़ी, 24 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर में खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब इस पूरी लिफ्ट की कहानी समझो। ये अंदर स्टूल लगा के या कुछ भी लगाकर इसके अंदर में खड़ा है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 24 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये लिफ्ट है, वो ऊपर की तरफ में जा रही है। ये लिफ्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं, लिफ्ट बेस्ड क्वेश्चन, उनकी बात कर रहा हूँ। थ्योरी समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक पर जाएंगे। ये ऊपर की तरफ में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब दूसरी चीज इसके अंदर में गिवन दे रहा हूं मैं, और देते हैं ये चीज आपको प्रोवाइड करते हैं, दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया मैंने, क्या हुआ भाई, समझ गए? यानी कि ऊपर जा रहा है, पहले 10 था, फिर हो गई 12, फिर हो गई 14, फिर हो गया 16, इस तरह से इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। बार बार समझाने का मतलब ये है क्योंकि जरूरत बहुत पड़ेगी इसकी एक्सेलेरेशन की, तो अभी से बहुत अच्छे से इसके फैमिलियर हो जाओ, नहीं बाद में दिक्कत करना शुरू कर देगा ये एक्सेलेरेशन आपको। ठीक, कोई इशू नहीं हमें इसका, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो पर्सन खड़ा हुआ है ये यहां से कॉइन को ड्रॉप करता है, एक कॉइन को ड्रॉप करता है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो कॉइन है यहां से नीचे की तरफ में आएगा और यहां पर आकर गिरेगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि मुझे ये बताओ कि ये कितनी देर के बाद में नीचे आकर गिरेगा, यानी कि कितनी देर में ये हिट करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? फिर समझाता हूं कि ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पर्सन इस लिफ्ट के अंदर में खड़ा हुआ है जो कि 24 मीटर की हाइट पर है। लिफ्ट के अंदर में ये कोई भी स्टोन है या कोई भी कॉइन है उसको नीचे की तरफ में थ्रो करता है और ये आकर नीचे इसके ऊपर में गिरता है। तो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा, बताओ। इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट आपको दे देता हूं, सोचना अच्छे से, पीस ऑफ माइंड के साथ में इसको सुनते चलो। मान लो आप एक कार के अंदर में बैठे हो, ठीक है भाई, यहां पर कार के अंदर में बैठे हो, इमेजिन कर लो, ठीक है। ये बहुत ही ओल्ड टाइप की कार मैंने बना दी। ये कार चल रही है, कितनी स्पीड से? मान लो थोड़ी अच्छी दौड़ा देते हैं इसको, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है भाई। और इसका जो एक्सेलरेशन है मेरे पास में, वो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बार बार अब मैं उस कहानी को नहीं लेके आऊंगा कि मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अब तक समझ गए होंगे आप लोग, तो नहीं समझे हो तो पीछे एक बार लेक्चर पर दोबारा जाओ, समझ गया होगा, वरना मैं आगे की चीजों को नहीं समझ आ पाऊंगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को फिर दिक्कत करना शुरू कर देंगे। कोई नहीं, आते हैं इस पॉइंट पर। ठीक, 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, और 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर आपने क्या किया, मान लो किसी एक बर्गर स्टोर पर आप रुके, मैकडी वगैरह पर रुके, आपने वहां से बर्गर लिया और लेने के बाद में आपने गाड़ी के अंदर में खाया, अच्छा खाया पिया, और गाड़ी अपनी जो है स्पीड से दौड़ा रहे। अब उस कचरे का क्या करते हो आप लोग? अगर बहुत ही सभ्य लोग हो तो भाई उस कचरे को कचरे के डब्बे में डाल दोगे, और नॉर्मल हो अपने लाइफ के अंदर में, जो हमारी कॉमन जनरल लाइफ के अंदर में चल रहा होता है, हम उसको क्या करते हैं, अपने हाथ में पकड़ते हैं, बाहर रोड पर फेंक देते हैं। पॉइंट को समझने की कोशिश करना अभी जो मैं यहाँ इस एग्जांपल से लेना चाह रहा हूँ। आपने वो कचरा जो था, जो उसके रेफर्स थे, जो भी चीज थी, उसको आपने अपने हाथ में लिया। जब तक आपके हाथ में है, आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, आप इसके अंदर में बैठे हो, तो आपकी वेलोसिटी भी वही है और एक्सेलरेशन भी वही है जो आपकी गाड़ी का है। ये चीज तो समझ आती है कि आप भी इतनी तेजी के साथ में मूव कर रहे हो। जो बाहर यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम में खड़ा होकर देख रहा है, उसको दिख रहा है अच्छा ये अंदर बैठे इतनी स्पीड के साथ में जा रहे हैं और इतना एक्सेलरेशन है। तो जो आपके हाथ में रेफर है, उसके पास में भी कितनी वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल सही, 10 मीटर पर सेकंड होगा, और एक्सेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जैसे ही आपने उस रेफर को अपने हाथ से छोड़ दिया है, सुनो, जैसे ही आपने उस रेफर को अपने हाथ से छोड़ दिया है, आपकी बॉडी से डिटैच हो चुका है वो। आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है?
स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आपने इस रेफर को बाहर छोड़ दिया, मान लो रेफर है, तो उसके पास में वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड तो थी। क्या उसके पास में कोई एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उसका एक्सेलरेशन? क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो इस गाड़ी का इंजन प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। वो इंजन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया या फिर कहें कि इसको ड्रॉप कर दिया आपने, तो इसके पास में केवल और केवल क्या है? एक स्पीड है। तो जब भी आप किसी चीज को चलती हुई चीज में से, मतलब जिसके पास में एक्सेलरेशन है या फिर और वेलोसिटी भी है, वहां से आप उसको छोड़ते हो तो केवल और केवल वहां पर ट्रांसफर होता है उसकी वेलोसिटी का। ये कंसेप्ट मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा था। एक्सेलरेशन का उसके अंदर में ट्रांसफर नहीं होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि जब भी आप किसी चीज को छोड़ रहे हो ना, जैसे आपने उसको डिटैच कर दिया, तो डिटैच करने से पहले जो वेलोसिटी थी ना उस ऑब्जेक्ट के पास में, वही वेलोसिटी उसकी मेंटेन रहेगी। एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो डिटैच हो चुका है, उसके पास में ना कोई इंजन है ना कोई और है जो उसको एक फोर्स दे रहा होगा जिससे वो एक्सेलरेट कर पाए। एक्सेलरेट कब करता है? आगे जब पढ़ेंगे तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेट कब करेगा ऑब्जेक्ट? जब उसके ऊपर में फोर्स लग रहा होगा। जब आपने छोड़ दिया तो वो फोर्स देने वाली चीज है, नो डाउट वो अंडर ग्रेविटी गिरेगा, वो अलग चीज है। लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी जो मेरे पास में वो चेंज हो रही है? नहीं होगी। वो सिर्फ क्या करेगा? ड्रॉप कर सकता है, यानी कि नीचे की तरफ में गिर सकता है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण में गिर रहा होगा। तो ये की पॉइंट आप लोग यहां पर नोट करेंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, सिंपली हम ड्रॉप करते हैं किससे? एक मूविंग ऑब्जेक्ट से, चाहे वो ऊपर जा रही हो, चाहे आपकी एक वर्टिकली जा रही हो, चाहे हॉरिजॉन्टली जा रही हो, तो उसमें केवल और केवल वेलोसिटी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एक्सेलरेशन का ट्रांसफर नहीं होता है। यहां पर समझ आई? इस कंसेप्ट को यहां पर कैसे यूज करेंगे? अब ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास में नीचे की तरफ में आ रहा होगा, लिफ्ट मेरे पास में ऊपर की तरफ में जा रही होगी, तो मुझे दो तरह के इसके अंदर में मोशन हो गया, मतलब दो चीजें मूव कर रही है ना, लिफ्ट भी मूव कर रही है और कॉइन मेरे पास में नीचे की तरफ में मूव कर रहा है। तो मुझे क्या बन जाना चाहिए? वेरी गुड, चीटा बन जाना चाहिए। और चीटा बनकर मैं यहां पर बैठ गया, इस लिफ्ट में इस कोने पर बैठ गया। अब ये जो लिफ्ट में बैठ गया तो मुझे ये लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास में, इसका इनिशियली जब ये यहां पर था, इस बॉडी इसके हाथ में था, तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो यहां से जस्ट ये ड्रॉप होने वाला है। तो यहां पर आप देखोगे, जब इसकी नजर से देखोगे, जो लिफ्ट के अंदर में बैठा दिया मैंने, तो ये पॉइंट जो है इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है। जस्ट उसको गिराने वाला था, गिराने में मतलब छोड़ा था मैंने उसको, तो उसके पास में वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे पास में किस वेलोसिटी से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये भी मेरे पास में किस वेलोसिटी से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। तो दोनों की वेलोसिटी का अगर मैं यहाँ पर माइनस करके देखो तो इनिशियल वेलोसिटी इसको क्या लगेगा कि वो 0 पर है। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं भाई? ये मैं बता रहा हूं कॉइन की किसके रिस्पेक्ट में? इस चीटे के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये मेरे पास में सी। देखो इसको तो कैसे लिख सकता था मैं इसको? यू लिफ्ट और मेरे पास में सी, या फिर मेरे पास में कॉइन जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो इसकी भी वेलोसिटी 10 है और इसकी भी वेलोसिटी मेरे पास में 10 है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या था? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जब उसने जस्ट छोड़ा है उस टाइम पे उसकी कितनी है? 0 है। तो यहां पर हमने इसको यू को 0 मान लिया। ठीक, अब एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो जो मेरे पास में जो P है, जो पार्टिकल है, यानी कि यहां से गिर रहा है पार्टिकल, मान लो कॉइन मान लो, जो भी दे रखा है, वो किसके रिस्पेक्ट में? मैं किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूं? उसे चीटे के रिस्पेक्ट में, यानी कि जहां पर जिसको मैंने रेस्ट में बैठा रखा है मैं उसी के रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने एपीसी कर दिया, तो ये मेरे पास में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। अब पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन कौन सा है? पार्टिकल पर तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन लगेगा जो कि टुवर्ड्स द अर्थ लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं नीचे की साइड में 10 मान रहा हूं तो ये मेरे पास में जो 10 आ गई वैल्यू, और इसको मैं मान लेता हूं माइनस, क्योंकि ये टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा है। मैंने इसके नेगेटिव नीचे वाली चीजों को मैंने माइनस जी जो लगेगा इसके ऊपर में -10 मान दिया। एक्सेलरेशन इसके ऊपर में ऑब्जेक्ट के ऊपर में ऊपर की साइड में जा रहा है, तो यहां पर आप मानोगे इसको 2, क्योंकि ऊपर की साइड जा रहा है तो पॉजिटिव आ गया। तो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन है इन दोनों के बीच में वो आगे वैल्यू मेरे पास में 12। तो दोनों के बीच में जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा दैट इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही निकालने के लिए मैंने पूरी कहानी समझाई आप लोगों को कि एक्सेलरेशन जो लगेगा वो इन दोनों का क्या लगेगा मेरे पास में, जिस एक्सेलरेशन से अर्थ इसकी तरफ खींच रही होगी और ये ऊपर की तरफ में जा रहा होगा, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में निकल कर आ गया। ठीक भाई, अब देखो इसके अंदर में जो
अगर हम इसका निकालना चाहें कि टाइम कितना लगेगा, मुझे टाइम बेसिकली निकालना था, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला इसके अंदर में, जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी गिराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो टाइम का मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज 2h/g, और उस पूरे का क्या होता है, रूट होता है। तो ये g जो होता है, यानी कि जो यहाँ पर आप लोगों ने लिया, ये g इफेक्टिव आप लोग को यूज करना पड़ता है, और g यानी कि एक्सेलरेशन इफेक्टिव है, वो हमने यहाँ पर निकाला है। तो 2h की वैल्यू कितनी है इक्वेशन के अंदर में, h की वैल्यू मैंने दी है 24 मीटर, यानी कि ये यहाँ से ड्रॉप कर रहा है तो 24 मीटर इसको कवर करता हुआ आएगा। तो 24 डिवाइडेड बाई g इफेक्टिव कितनी वैल्यू है भाई, मैग्नीट्यूड उसका ले तो 12 आया, दिस इज 12, ये मेरे पास में आ गया, 2 कट गया और ये आ गया 4 का रूट, और वैल्यू आई आपके पास में 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद में वो कॉइन जो है वो नीचे उसके ऊपर में गिर जाएगा। कंसेप्ट को समझे आप लोग कि वेलोसिटी का ट्रांसफर हुआ, वेलोसिटी कॉइन के पास में कैसे पहुंची, जैसे इसने हाथ से छोड़ा तो इसके पास में थी 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो चीटा है ऊपर की तरफ में किस वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। लेकिन मैं इसके रेफरेंस में चेक करना चाह रहा हूं, इसके रेफरेंस में इसके अंदर में मैं चेक करना चाह रहा हूं कि मेरे पास में कितनी वेलोसिटी इसकी बनेगी। तो यहाँ पर 10 ये आया और 10 मेरे पास में ये आ गया, तो दोनों की रिजल्टेंट अगर बात करें तो इसको ये लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ में 0 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा इनिशियली 0 पर है ना, ये कैसे हुआ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये भी 10 से जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ में 10 से जा रहा है, दोनों के पास में सेम वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी का जैसे इसने छोड़ा तो ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, इसने छोड़ी तो तुरंत इसके पास में भी 10 आ गया। ये 10 आने की वजह से चीटा ऊपर की तरफ में जा रहा तो 10 आ गया। तो चीटे ने कहा कि भाई मेरी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहे हो भाई, बोला जी मैं तो 0 पर बैठा हूं, मैं नहीं आ रहा आपके पास में। ठीक है भाई, नहीं आ रहे तो हम और आपके एक्सेलरेशन को देख लेते हैं कि किस वेलोसिटी से आप एक्सेलरेट करोगे। एक्सेलरेट करने के लिए मैंने देखा, अच्छा एक्सेलरेट पार्टिकल मेरे पास में किससे आएगा, जो भी आएगा, और मैं ऊपर की तरफ में किससे जाऊंगा, तो इसने कहा मैं 2 से जाऊंगा और मैं नीचे 10 से आऊंगा। तो ठीक है भाई, दोनों का हम सम ऑफ कर लेते हैं। तो 12 से ये दोनों इफेक्टिवली एक दूसरे की तरफ में अप्रोच कर रहे हो। चीटा कहां पर बैठा है, और रेस्ट में बैठा हुआ है वो, लेकिन हम उसके रेफरेंस में सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरे पास में, यहाँ पर आ गया ये, और जैसे आया तो पता लगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जब भी कोई चीज मोशन अंडर ग्रेविटी गिरती है तो हम उस टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, दैट इज 2h/g इफेक्टिव का यूज करते हुए। तो मेरे पास में टाइम आ गया 2 सेकेंड। अच्छा, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और कर दो भाई आप लोग, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड मैं आपको देता हूं, सोल्व करके मेरे को जरूर बताएंगे आप लोग। अब इसके अंदर में आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी जितनी मैंने अभी समझाई आप लोग। अब सिर्फ आप लोग को कंसेप्ट समझ आ गया, कंसेप्ट बिल्ड हो गए। इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं पॉइंट को नीचे की साइड में, ड्रॉप कर रहा हूं भाई, कहां पर, नीचे की साइड में। लिफ्ट जो है मेरे पास में ऊपर की तरफ में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ध्यान रखना इस चीज के अंदर में, गलती मत कर देना। और ये एक्सेलेट कर रही है नीचे की साइड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि सिंपल सी भाषा है कि डी एक्सेलेट वो कर रही होगी। तो मुझे ये बताओ कि जैसे ये कॉइन यहाँ से ड्रॉप करेगा, ये कॉइन जो ड्रॉप करेगा, और ये हाइट में दे देता हूँ आपको 16 मीटर दे देता हूँ भाई, 16 मीटर की ऊंचाई पर ही खड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो ड्रॉप करेगा नीचे, तो कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगा, टाइम आपको बताना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर में। कंसेप्ट समझ में आया कि इसने छोड़ा तो वेलोसिटी इसके पास में ट्रांसफर होगी 20 मीटर पर सेकंड, नीचे चिट्टे को बैठा दिया, जो भी ऊपर की तरफ में जा रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड से, दोनों के बीच में इनिशियल वेलोसिटी 0। तो उस चिट्टे को बोला कि भाई मेरी तरफ कितने से आ रहा है, तो बोला जी कुछ नहीं आ रहा मैं आपकी तरफ, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिवली 0 है। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि ये तो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलेरेशन इसके पास में 10 का आ गया, ठीक। और जो ये चिट्टा है ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन वो नीचे की डायरेक्शन में कर, क्योंकि लिफ्ट में मेरे पास में एक्सेलरेट कर रही है, इसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये भी कितने पे करेगा, एक्सेलरेशन 2 से करेगा। तो यहाँ पर आपके पास में कितना है, -2, और ये आ गया मेरे पास में +2, क्योंकि ये भी नीचे की साइड कर रहा है, तो -2 से करेगा ये। आपके पास में इफेक्टिव जो आया, इफेक्टिव जी मेरे पास में बना, दैट इज -8 बना, और मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो खाली 8 हो गया। और टाइम जो आएगा, क्वेश्चन तो मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मेरे को आप लोग सॉल्यूशन नहीं देने वाले थे, मुझे अच्छे से पता है, मेहनत तो कर नहीं रहे हो आप लोग, आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए ना, जिस लेवल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कम है, बढ़ा लो रफ्तार। वैसे अब मैं ऐसी रफ्तार पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे जो बेसिक चीजें थी ना काइनेमेटिक्स की, वो सारी सम अप करने वाला हूँ अगले लेक्चर के अंदर में। और अगले लेक्चर के अंदर में ऐसी रफ्तार पकड़ेंगे इसके बाद में
कि अगर आपने टाइमली मेरे को नहीं पकड़ा तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि इन्हीं चीजों का मैं बार बार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर में यूज करूंगा, इन्हीं का फ्रिक्शन के अंदर में यूज करूंगा। तो काइनेमेटिक्स इसीलिए बोला जाता है कि अगर काइनेमेटिक्स आपका बेकार हो गया ना, समझ लो आपकी फिजिक्स बेकार हो गई। इसीलिए बहुत आराम से मैं काइनेमेटिक्स को अभी लेकर चल रहा हूं, लेकिन जब मुझे ये लगेगा कि अब काइनेमेटिक्स आप लोगों का बहुत अच्छा हो गया है, आगे की चीजें तो बहुत इजीली आप लोग समझ पाएंगे, कोई इशू नहीं है। आपको समझाते हुए ही आगे मूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट करवा देंगे चीजें, सारी चीज करवाएंगे, आपको हर एक चीज करवाऊंगा, हर टॉपिक हर कंसेप्ट आपको समझाऊंगा और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ में आपको समझाया जाएगा। तो लगाओ इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2h/g होता है टाइम पीरियड का। तो h हाइट मेरे को पता है 16 है, g इफेक्टिव निकालना होता है मुझे, तो g इफेक्टिव मुझे पता लग गया कि कितना है, 8 आ गया, वैल्यूज को रखो, आपके पास में जो आए वो आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर में कितने भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। मैं और भी डिजाइन करके देना चाहूँ तो ये एक्सेलेरेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया, या फिर मैंने कहा कि कोई एक्सेलेरेट ही नहीं कर रहा है, तो एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है तो पॉइंट कितनी देर के बाद में पड़ेगा, कर लो क्वेश्चन और लिख लो भाई। यही सेम क्वेश्चन है जो मैंने दिया आपको, इसी के अंदर में एक्सेलेरेशन जो है इसका वो 0 कर दो, एक्सेलेरेट ही नहीं कर रही, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ऊपर जा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में इसका एक्सेलेरेशन जो है वो आप कर दो 132, ठीक है, जो भी है इसके अंदर में 4 कर दो भाई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में। तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर में करके देख लो कि जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ में जा रहा है, ये नीचे की तरफ में कर देते हैं इसको, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ में आ रहा है। निकालो सभी के टाइम। आपको ना एक एग्जामिनर की सोच समझनी है, मुझे आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने से नहीं है, मुझे है कि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन डेवलप कर रहा होगा ना, वो आपके अंदर में सोच डेवलप करना है। क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, जो कैपेबिलिटी आप लोग के अंदर में है ना वो हर एक के अंदर में नहीं मिलती है। जितना पेशेंस के साथ में आप लेक्चर्स देखते हैं और सुनते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आप जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, डीपीपीज हैं उनको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने बार बार ये चीज भी कही है कि आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया ना, जिस सीक्वेंस के अंदर में प्रोवाइड किया है आपकी ऐप के ऊपर में, उसी सीक्वेंस में आपको करना है उनको सोल्व। सबसे पहले आपको अपना थ्योरी पोर्शन देखना है, जो आपको काइनेमेटिक्स की थ्योरी या किसी की भी दे रखी है, सबसे पहले चैप्टर आपको देखना है। वो थ्योरी आपके जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसी से रिलेटेड है सारा कुछ, जो कि आपको एक क्लियर कट इमेज बनाने में हेल्प करता है। दूसरा आपको देखना पड़ता है जो इसके अंदर में मैंने जो न्यूमेरिकल्स या फिर एक्सरसाइज डाली हुई है वो करनी होती है। फिर आप कहीं जाकर जो ब्रीफ उसकी थ्योरी उसके अंदर में गिवन होगी, कुछ एक तो फॉर्मूलाज अगर रह जाते हैं कहीं से भी तो आप वहां से स्टडी आउट कर लेते हो। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ जितने भी इसके अंदर में टाइप बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर करवा दूं, और सारे करवा भी दिए जाते हैं। फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा कुछ और न्यूमेरिकल्स उसके अंदर में बने हुए उनको सोल्व करो। फिर आप लोगों को जाना होता है अपने PYQs के ऊपर में। PYQs आपको मैं बता दूं कि जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं KVS 2018 या फिर जो आपके किसी भी एग्जाम के फिजिक्स का कोई भी एग्जाम हुआ है उसके अंदर में एज इट इज वहीं से क्वेश्चन आए हुए थे। जो भी मैंने नोट्स वहां पर आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, चाहे ये लेक्चर हो मेरे पास में या फिर किसी दूसरे एग्जाम्स को लेकर आओ, चाहे ATC हो, ये सारे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं इनके अंदर में आपको उसी बुक से मिले जो मैंने नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड किए, उनको भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट आपकी प्रिपरेशन के लिए। PYQ होगी और फिर आपको अपनी DPPs की प्रिपरेशन करती है, क्योंकि DPPs का लेवल थोड़ा हाई रखा हुआ है, वो तभी सोल्व कर पाओगे जब आप इन सारे फेजेस के थ्रू गुजरोगे। और लास्ट में आपको लगाना होता है अपना CPCT यानी कंप्लीट चैप्टर टेस्ट। इसी सीक्वेंस में बढ़ते चलो और अपना एक एम डिसाइड कर लो कि मुझे इस एग्जाम को ही क्रैक करना है। जब आपकी सोच इस लेवल पर डेवलप हो जाएगी, देखो अभी काइनेमेटिक्स में मतलब फिजिक्स के अंदर में हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, मानता हूं मैं, क्योंकि ये जो चीज है ना थोड़ा सा बोरिंग सा आता है काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर आपने काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छा बना लिया ना तो आपको फिजिक्स के अंदर में नो डाउट इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मोस्टली जो फिजिक्स से डरते हैं ना लोग, वो काइनेमेटिक्स की वजह से डरते हैं। जिनको डर लगता है कि आप फिजिक्स के मेरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं होंगे, अब आप चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स में चले जाओ, चाहे आप थर्मो में चले जाओ, चाहे आप किसी भी चैप्टर के अंदर में चले जाओ, काइनेमेटिक्स का हर जगह यूज करके दिखाऊंगा मैं आप लोग को। कोई इशू नहीं है, इन चीजों को समझते चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। बाकी कोई भी साथी आपका जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। आप कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं 9416878402। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। बाकी आप जो सीट्स दी गई हैं उसमें आप ग्राफ के बाद में जो
वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन है, वहां तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। इसके बाद में जो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए, उसको मैं बड़े ही बेहतरीन लेवल पर समझाऊंगा, जो कि आपने किसी भी किताब से नहीं पढ़ा होगा। इस तरह का आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करवा दूंगा कि आपको सपने के अंदर में भी प्रोजेक्टाइल दिखने से बोल देंगे। सपना इन द सेंस कि कोई भी आपको रात में जगा के पूछे, हाँ भाई ये फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब तुरंत चुटकियों में उसके आंसर देने शुरू कर दोगे। रटोगे नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो आज तक आप लोग उसके फॉर्मूले रटते आए हैं कि मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मेरे पास रेंज क्या होगा, मेरे पास में एच मैक्स को क्या होगा। अगर आपको ये पता है, अच्छा मेरे को एक आंसर दो, आपने सभी ने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो ऐसे आ गया, इस डायरेक्शन में आया, उसने भाई ऐसा ही पाथ क्यों लिया, वो ऐसे भी तो जा सकता था, वो ऐसे भी तो जा सकता था। अब ये मत कहना अंडर ग्रेविटी गिर रहा है इसलिए आ गया, मुझे उसका आंसर देना आप लोगों को कि ये ऐसे क्यों नहीं गया या ऐसे क्यों नहीं गया। आपने यहां से एक पत्थर फेंका, ऊपर से यहां से एक पत्थर फेंका इस पॉइंट से, तो ये पत्थर क्या ऐसा होता है कि यहां से आएगा और ये ऐसे घुस गया अंदर में, मतलब आपने 10वें माले से 10वीं मंजिल से आपने पत्थर को फेंका और ये अंदर की तरफ में आ गया, ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्या होता है इसके साथ में, एक्चुअली पत्थर आएगा और ये ऐसे गिरेगा। देखो जो मैं लाइन बना रहा हूँ, जिस डायरेक्शन बना रहा हूँ, ऐसे पत्थर गिरता है, आखिर में इसी डायरेक्शन में क्यों आ रहा है भाई, सोचने की कोशिश करिए कभी। ये प्रोजेक्टाइल जो आया मेरे पास में, आपने फेंका तो ये इसी डायरेक्शन में आते हुए इस डायरेक्शन में क्यों आ रहा है। इन सभी चीजों का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ही बेहतरीन लेवल आपको समझाऊंगा मैं, जो कि आप चाहे कहीं पर भी पढ़ाना भी चाहे ना, तो आप इतने इजी वे में समझा देंगे ना चीजों को, बच्चों को मजा आ जाएगा उसका। चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, चीजों को अच्छे से पढ़िएगा इनको और कंसेप्ट्स को बिल्ड करते चलिए। जिसने भी अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, पिछली क्लास जरूर देख ले भाई, वरना आपको आगे की चीजें फिर समझ में नहीं आएगी। थैंक यू।